पैसा बोलता है, ये जब आप सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? हिंदुस्तान में आपको कुछ भी काम कराना हो तो पैसा ना सिर्फ बोलता है, पैसा ना बोलती बंद भी कर देता है। 25 से 30 हजार महीना शेयर मार्केट से कमाने के लिए मुझे लगाना कितना होगा? यहाँ पर आप 5-7 लाख रुपए लगा के 25 से 30 हजार रुपए कमा सकते हो। तो छोटे कैपिटल में आप इजीली चीज को मैनेज कर सकते हो। तो ये 5 से 7 लाख रुपया क्या मेरी सेविंग में से निकाल के मैं लगाऊं या सरप्लस होना चाहिए पैसा? अगर आप सोचो कि यार मैं जॉब छोड़ के बैठ जाऊं और पैसा लगा के ऐसा कर लूंगा तो वो बड़ा स्ट्रेसफुल काम है, उस चीज के फेवर में नहीं। मेरी सैलरी का कितना % होना चाहिए जो सिप में जाए ही जाए? आप पहले तो एक्स्ट्रा इनकम की सोचो। इंट्राडे में आपने अभी तक किसी को हमेशा फायदे में देखा है? अपना स्ट्रेटेजी बना के थोड़ा लंबी अवधि का नजरिया बना के आप काम करो तो आप जीतोगे। क्या है आप, ये मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। कोई ऐसा भी है जिसे आप सलाह देंगे कि तुम्हारे लिए तो शेयर मार्केट है ही नहीं? देखो, इम्पल्सिव लोगों के लिए स्टॉक मार्केट नहीं है। अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है, पेशेंस नहीं है, आप रूल बेस्ड काम नहीं कर सकते तो आप क्या ट्रेड करोगे? हमको तो ऐसे ही बताया जाता है कि जी ये टिप आज सुबह सुबह की मिली है, अब ये तो तुम देखना शाम तक तो चमत्कार हो जाएगा। नहीं, उसमें तो पैसा लगेगा। टिप पे किसने पैसा कमाया? खबर पे तो अगर आप काम करोगे आप घाटा ही करोगे। एआई पे भरोसा करके और उसकी रिसर्च पे भरोसा करके पैसे लगाने चाहिए? आपको बैलेंस शीट देखनी है, अकाउंट्स पढ़ने हैं, वो आपको एआई थोड़ा ना पढ़ के बताएगा। जिन्हें फंडामेंटल की समझ नहीं है मार्केट के, तो ऐसे लोग क्या करें, कैसे सीखें या कहाँ जाएं? देखो, पढ़ना तो पड़ेगा, पैसा ऐसे तो आएगा नहीं। जब आपको पैसा लगाना है तो आप सब कुछ देखोगे कि नहीं देखोगे आप? हमें लगता है कि पीपीएफ हमें एफडी से तो ज्यादा दे रहा है और निफ्टी का जो रिस्क है वो भी यहाँ पर नहीं है। रिस्क की तो चिंता करनी नहीं चाहिए। एफडी में फिर पैसा लगाना चाहिए क्या? एफडी में डालना है पैसा? हाँ। अगर आपके पास पैसा उतना है, अगर सरप्लस पैसा है तो एफडी में रख दो। रेंट पे रहना चाहिए, घर नहीं लेना चाहिए, आपका स्टेक क्या है? नहीं, मेरा तो कहना एक घर तो आपका होना चाहिए। तो फालतू की बात है कि क्यों रेंट पे रहना चाहिए। गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ में मुझे पैसा लगाना है तो वहां मैं कर सकती हूँ निवेश? बिल्कुल, गोल्ड तो नो ब्रेनर है, गोल्ड में तो सिर्फ करना ही चाहिए। हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आप सभी का पैसा बोलता है विद एसकेटी। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। निवेश आपको कैसे करना है, कब करना है, कितना पैसा हाथ में होना चाहिए और अगर उतने पैसों को निवेश कर दें तो मार्केट देगा कितना, ये सारी बातें आज आपको बताएंगे निफ्टी का boss.com के को फाउंडर एंड पार्टनर राकेश बंसल सर। ऑथर भी वो हैं और लगभग 3 दशकों का अनुभव उनके पास मार्केट का है। वो ये बता रहे हैं कि कैसे 5 से 7 लाख रुपया अगर आपके पास है तो शुरुआती वक्त में ही आप 25 से 30 हजार शेयर मार्केट से इनकम क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके पीछे शर्तें क्या होनी चाहिए ये भी उन्होंने समझाया है। कौन निवेश करे कौन ना करे ये भी उन्होंने समझाया है। निवेश किधर को करें ये भी उन्होंने समझाया है। गौर से पॉडकास्ट को देखिए, इन्वेस्टमेंट के टिप्स लीजिए, पैसा कमाने के टिप्स लीजिए, लेकिन उसके साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। पैसा बोलता है विद एसकेटी, आपको फटाफट से सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन क्लिक करना है ताकि अगला पोस्ट होते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और चलिए अब वेलकम कर लेते हैं राकेश बंसल सर का। सर, पैसा बोलता है में एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच शालिनी जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। सबसे पहला सवाल तो निवेश की एबीसीडी में पढ़ूंगी आपसे, लेकिन पैसा बोलता है ये जब आप सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? देखो, पैसा ना सिर्फ, देखो सबसे पहले क्या आता है कि अगर आप देखो हिंदुस्तान में आपको कुछ भी काम कराना हो तो क्या होता है कि मनी वॉक्स, जो आपने बोला ना पैसा बोलता है, हाँ। है ना, एंड बुलशिट टॉक्स। पैसा ना सिर्फ बोलता है, पैसा ना बोलती बंद भी कर देता है। तो जो लोग ये बोलते हैं ना कि यार पैसे से कुछ नहीं होता है, उसको समझना चाहिए कि ये चीज़ें तभी बोली जाती हैं जब आप पैसा कमा लेते हो। ठीक बात। अब अगर ये पैसे कमाने के ऊपर ही हम आगे चलें कि पैसा कैसे कमाएं, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें समझ नहीं आता कि शुरुआत करनी कहाँ से है, तो वो कैसे शुरू होता है? देखिए, पैसा कमाना ना, देखो बड़ी क्लियर है। या तो भैया आप पढ़ाई में बहुत होशियार हो, आईएएस आईपीएस हो, आईआईटी आईआईएम वाले लोग हो, है ना, सिलिकॉन वैली, मतलब कि अच्छी जगह पे जॉब कर रहे हो। अब ये तो है नहीं कि जो व्यक्ति पढ़ाई में होशियार नहीं है वो पैसा कमाने का उसे हक नहीं है। हाँ। तो अब आप एक चीज़ देखो ना, जिस आदमी की एजुकेशन प्रीमियम इंस्टीट्यूट से नहीं है उसके लिए जॉब नहीं है। आप देखो, किसी आप ग्रेड बी ग्रेड सी से एमबीए करो, उसके बाद क्या करते हो आप? बैंक में जॉब मिलती है, अकाउंट खुलवा रहे हो, उसे थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बेच रहा है, जो आपके ऊपर बैठा है आईएम वाला आदमी वो आपके टारगेट सेट कर रहा है। हाँ। अगर आप इस मार्केट में आ जाओ,
ये मार्केट जो जो अभी आप बोल रहे हो पैसा बोलता है, शेयर बाजार के अंदर आ जाओ और आप तरीके से काम करो। देखो शेयर बाजार में आपको पैसा बनता है, सबको मालूम है। पैसा बनाने के दो ही तरीके हैं, या तो आप निवेश करो या ट्रेडिंग करो। निवेश के भी अपने तरीके हैं भैया, रिसर्च करके ही करोगे आप, और ट्रेडिंग भी आप स्ट्रेटेजी बना के करोगे। लगता है गट फीलिंग पे तो काम होता नहीं है। और शेयर बाजार में अगर आपको पैसा कमाना है ना, तो ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की काम है नहीं है, क्योंकि वो जो ज़्यादा रिसर्च करते हैं ना, ओवर थिंकिंग किल कर जाती है स्टॉक मार्केट के अंदर। स्टॉक मार्केट के अंदर बेसिक चीज़ ही काम आती है, चीज़ तेज है या ख़राब है। हाँ। अगर आपने ये चीज़ पकड़ ली तो यू विल चेंज योर फॉर्च्यून। तो स्टॉक मार्केट तो वो जगह है जहाँ पर एक आम आदमी अपना भविष्य बदल सकता है। जैसे लोग मिलेंगे कि जॉब छोड़ दो, क्यों जॉब छोड़ दो यार? एक मिडिल क्लास आदमी के पास है क्या? उसके पास भैया किराया तो है नहीं है, ना कोई एफडी का बहुत मोटा कोई ब्याज है, तो उसके पास है क्या? एक फिक्स सैलरी आ रही है ना। अब आप बात करें 1990 के दशक की, मिड 90s की, तो आदमी एक्स्ट्रा इनकम के लिए ट्यूशन कर देता था। आज की डेट में तो वर्किंग आवर भी इतने हार्ड हो गए हैं कि आप ट्यूशन भी नहीं कर पाते हो। तो स्टॉक मार्केट एक जगह है, अगर आप डिसिप्लिन से काम करो तो जो एक मिडिल क्लास आदमी है तो वो आराम से 20-25 हज़ार रुपये एडिशनल कमा लेगा महीने के। 2 साल बाद वो 25,000 40,000 में कन्वर्ट हो जाएंगे, 40 के 60,000 कन्वर्ट हो जाएंगे। और आप मानोगे मैं तो कितने जो नए यंगस्टर्स हैं जो अच्छी जगह से पढ़े हुए हैं, उनको क्या दिक्कत होती है? उनको अटैक होता है कि मैं ना अपना स्टार्टअप शुरू करूँगा। तो मैं हर एक को ये बोलता हूँ, मेरी जानकारी पे मिले एक दो मेरे दोस्तों के बेटे, मैंने कहा देखिए तो अच्छी जगह से पढ़ लिया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि तो अपने पापा जी का पैसा कूड़ा करेगा। तेरा मतलब कि तूने कमाया क्या है? हाँ। तू यार अच्छी जगह पे जॉब कर रहा है, अपने पैसे को पार्क कर रिसर्च करके। अपने मम्मी पापा के पैसे को पार्क कर। मैंने कहा तेरे मम्मी पापा की मेंटालिटी नहीं है कि साल में 2 अब्रॉड में हॉलीडे करें बिजनेस क्लास में। तो स्टॉक मार्केट से पैसा कमा के उन्हें बिजनेस हॉलीडे में बिजनेस क्लास में हॉलीडे करा। तो स्टॉक मार्केट तो वो जरिया है जहां पर आप रिसर्च करके स्ट्रेटेजी बना के पैसा बना सकते हो। नहीं, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप स्टार्टअप के खिलाफ हैं। देखो पता है क्या, हर बंदा तो ओला उबर नहीं खड़ा कर सकता है ना, हर बंदा तो स्विगी जोमेटो नहीं खड़ा कर सकता है। हाँ। तो आप करो ना, अपने दम पे करो ना यार। ये थोड़ा है कि आप करके आए हो। अब हर माँ बाप अपने बच्चे को मना नहीं कर पाते। थोड़ा ना कि मम्मी पापा ने अपना जीवन कष्ट में बिताया है, उस पैसे को पार्क करके आपको स्टार्टअप करना है। दैट इज रॉन्ग। उस चीज़ के मैं अगेंस्ट हूँ। हालांकि आप रिसर्च करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ओला उबर और स्विगी जोमेटो भी पहले दिन से नई प्रॉफिट देने लग गया था, सालों लगा था, और उतने दिन तक कोई टिक नहीं पाता है। अब क्योंकि सर आपने कहा कि शेयर मार्केट वो जगह है जहां पर 25 से 30 हज़ार महीना कमाया जा सकता है शुरुआती वक्त में, आगे चल के वो और बढ़ेगा। अब ये 25 से 30 हज़ार महीना शेयर मार्केट से कमाने के लिए मुझे लगाना कितना होगा? देखो अगर आराम से, पता है होता क्या है, ये ना मार्केट बड़ा अजीब है। यहाँ पर आप 5-7 लाख रुपए लगा के 25 से 30 हज़ार रुपए कमा सकते हो, है ना। नहीं, फिर से 5-7 लाख रुपए लगा के आराम से पैसा कमा सकते हो। 25 से 30 हज़ार आराम से निकाल लोगे पैसे को। बट आप सोचो कि अब मैं इसको डबल कर दूं तो यहाँ पे भी जैसे जैसे आपकी कैपिटल बढ़ती जाएगी ना, आपका रिस्क बढ़ता जाएगा। तो छोटे कैपिटल में आप इजीली चीज को मैनेज कर सकते हो। तो ये ट्रेडिंग से होगा या ये इन्वेस्टमेंट तो मिक्स होगा ना। देखो मेरे लिए तो ट्रेडिंग भी 6-8 साल भर का नज़रिया बना के होता है। मैं हर एक को बोलता हूँ कि इंट्राडे BTST नहीं करना चाहिए। इंट्राडे BTST नहीं करना चाहिए। ये वो अखाड़ा है जहाँ पर ना अगर ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए ना, तो आजकल के हिसाब किताब पे कोई जीतेगा नहीं। आज देखो क्या है, मार्केट में आप जो ट्रेंड पकड़ रहे हो, हाँ। है ना, ये थ्योरी ट्रेंड की लिखी किसने? चार्ल्स H डाउ ने डाउ थ्योरी लिखी, जॉन मर्फी ने चार्ट पैटर्न्स लिखे। क्या कभी उन्होंने इंट्राडे टाइम फ्रेम्स की बात करी? द आंसर इज नो। ये इंट्राडे टाइम फ्रेम तो ब्रोकिंग और मीडिया इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है। अब बड़े टाइम फ्रेम्स को देखो ना। देखो थ्योरी क्या कहती है, आप बड़े ट्रेंड को पकड़ो। यहाँ पर क्या है, हम बड़ा ट्रेंड भी नहीं पकड़ रहे हैं, हम माइनर ट्रेंड पकड़ रहे हैं। जबकि थ्योरी क्या कहती है कि करेक्टिव ट्रेंड को भी मत पकड़ो, क्योंकि करेक्शन जो है ना वो ओवरनाइट खत्म हो जाती है। जैसे बिगेस्ट एग्जांपल देता हूँ, जब मैं मार्केट में एंटर हुआ तो निफ्टी के अंदर ब्रेकआउट हुआ था, है ना। दिल्ली के ऊपर से जहाज निकल रहे थे, कारगिल वॉर चल रही थी, मार्केट में करेक्शन आई, दोबारा मार्केट ने अप ट्रेंड को रिज्यूम करा। मार्केट वॉज इन अ अप ट्रेंड, है ना। अभी गोल्ड सिल्वर की आप बात करो तो अप ट्रेंड में चल रहे हैं, बीच में करेक्शंस आती हैं। बट करेक्शंस को भी पकड़ना नहीं चाहिए। क्यों नहीं पकड़ना चाहिए? क्योंकि करेक्शंस अपने डायरेक्शन को ओवरनाइट चेंज कर लेती है विदाउट गिविंग एनी वार्निंग सिग्नल। और उससे भी छोटा ट्रेंड होता है माइनर ट्रेंड, उसको तो कोई प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता। धरती पे कोई है ही नहीं,
ये तो मुकेश अंबानी जी का स्टेटमेंट है कि उन्हें विश्व में कोई आदमी नहीं मिला जो बता पाए कि तेल का दाम कल क्या होगा। तो माइनर ट्रेंड के पीछे क्यों भाग रहे हो आप, वहीं नुकसान होता है। हाँ। तो अपना एक रूल बनाओ, नहीं तो आप सिप बना लो, निफ्टी के अंदर सिप बना लो, गोल्ड के अंदर सिप बना लो और निवेश करो। अब क्योंकि सिप का आपने जिक्र छेड़ दिया है, तो मुझे आप ये बताएं कि मेरी सैलरी का कितना % होना चाहिए जो सिप में जाए ही जाए। ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि जब सारा खर्चा कर दिया तो जो बचे हुए पैसे वो हम सिप में डालते हैं। देखो पता है क्या, बड़ी अच्छी चीज़ बताता हूँ आपको। आज तक LIC की सबसे बढ़िया पॉलिसी आई है LIC के इतिहास में, वो है जीवन श्री। ठीक है, उसका मैंने 25,000 कुछ एक रुपये प्रीमियम भरा और मैंने 2 पॉलिसी मेरे फादर ने दिलाई। तो मतलब कि 52,000 रुपीज़ प्रीमियम गया है। अब मुझसे पूछो, जब मैं प्रीमियम उसका भरता था, जब शुरुआत पे मैंने ली थी, मेरा हार्ट टाइट हो जाता था। और आज जब वो मुझे पैसा मिलेगा 2027 या 28 में मिलना है मुझे पैसा, मुझे उस पैसे की किक ही नहीं है। ठीक है, जबकि रिटर्न अच्छी है, परसेंटेज टाइम रिटर्न अच्छी है। आज की डेट में आपको किक मिलेगी सिप से, क्योंकि इतना लंबा अगर मैंने सिप चलाया होता निफ्टी का, तो सोचो निफ्टी कहाँ से कहाँ हो गया, क्या कंपाउंडिंग आई है उसके अंदर। हाँ। तो एक टाइम था आपका जो PPF होता था 13% 14% का इंटरेस्ट होता था, आज रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% या शायद उससे भी नीचे रह कम हो गया। गया, हाँ। तो सिर्फ आपको वो किक देगा। तो 2 चीज़ें हैं बड़ी क्लियर। अगर आपके पास पैसा निवेश के लिए है तो निवेश करो, निवेश नहीं है तो स्ट्रेटेजी बना के ट्रेड करो। ट्रेड में भी इंट्राडे BTST नहीं करना है। आप 6 महीने, जैसे झुंझुनवाला जी बोलते थे ट्रेड करता हूँ, वो कोई इंट्राडे BTST करते थे। आप 6 महीने साल भर का बड़े चार्ट्स देखो, बड़े टाइम फ्रेम देखो, लिमिटेड चीज चूज करो आप। हाँ। और तभी तो कैपिटल बनेगी आपकी। आप पहले तो एक्स्ट्रा इनकम की सोचो। देखो एक मिडिल क्लास की चाहत क्या होती है आज की डेट में। जब हम छोटे थे तो गेलॉट्स क्वालिटी की आइसक्रीम वॉज अ लग्जरी आइसक्रीम। ठीक है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। आज की डेट में आदमी नेचुरल्स खा लेगा। मिडिल क्लास को बुखारा नहीं जाना है, उसको ना नॉर्मल अच्छी दाल मखनी खाने को मिल जाए, मूवी देखने को मिल जाए, ठीक बात। उसको ये जो डायरेक्टर कट में नहीं जाना है, अच्छे से खाना खा ले, बच्चा पेप्सी पी ले, पॉपकॉर्न खा ले। तो एक तरीके से आप काम करो, आपकी लाइफ पीसफुली निकल रही है ना, साइज तो धीरे धीरे बढ़ेगा आपका। तो इंट्राडे में आपने अभी तक अपने जीवन में लगभग 3 दशक का आपका अनुभव, किसी को हमेशा फायदे में देखा है? देखो मेरा ये मानना है इंट्राडे BTST नहीं करना चाहिए। मैं नहीं कर पाया हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कर नहीं पाएगा, बट इंट्राडे BTST से रेगुलर में जीतना बड़ा मुश्किल है। मैं आपको कितने एग्जांपल ऐसे दे सकता हूँ। देखो पहले क्या था, ब्रोकर जॉबर बिठाता था। आज की डेट में भी ना आप NSE की बल्क ब्लॉक डील उठाओगे तो कई ब्रोकर्स हैं जिनका नाम ना बल्क डील में आते हैं। बल्क डील नहीं हो रही होती है, वो उनके यहाँ जॉबर बैठे हुए हैं जो कि वॉल्यूम कर रहे हैं, खटर पटर कर रहे होते हैं, है ना। मैंने ऐसे बहुत ट्रेडर देखे हैं जो ऑफिस छोड़ के भागे हैं, जो शीशा तोड़ के भागे हैं। और मेरा ये मानना है अगर आप पैसा कमा भी रहे हो तो मनी डज नॉट कम फ्री। आपने तो जॉब भी करी है, गलत तो नहीं कह रहा हूँ, ठीक बात है ना। तो जॉब में भी स्ट्रेस होता है आपको, मनी डज नॉट कम फ्री। अगर इंट्राडे में, अगर आप इंट्राडे BTST में पैसा कमा रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ पे टोल भी दे रहा है। तो पैसा एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ, क्या फायदा है उसका। तो अपना स्ट्रेटेजी बना के, थोड़ा लंबी अवधि का नज़रिया बना के आप काम करो तो आप जीतोगे। क्या है आप, ये मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, एक कंपनी लिस्ट हुई थी एल्केम लैब्स, ठीक है ना। आज आप उसका रेट देखो। अब हमने रिसर्च करी है, बढ़िया है यार, इसमें म्यूचुअल फंड की बाइंग आएगी। मैं उस टाइम पर FD के अगेंस्ट OD करके ना लोन लेता है। जैसे आप कहते हो ना पैसा खाली पड़ा है, तो हाँ। आइडियल नहीं पड़ा है, लोन लेते थे। लोन लेके हमने एल्केम लैब खरीद लिया फरवरी में। अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ, 1 आध महीना हो सकता है। गणित ये था, कैलकुलेशन ये थी कि फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं होगा। फाइनेंशियल ईयर भी खत्म हो गया, ठीक है ना। वो जाके चीज़ कंट्रोल में आई नवंबर दिसंबर में, वो चीज़ कंट्रोल में आई नवंबर दिसंबर में। तब तक तो चीज़ वैसे ही ठीक हो गई थी। तब मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया लॉन्ग टर्म के अंदर, और लॉन्ग टर्म में वो हुआ 4 गुना 5 गुना की कहानी बनी। हाँ। बट जो सोच के लिया था वो तो नहीं हुआ ना। तो शॉर्ट टर्म तो मत सोचो। मैंने खुद देखा है, कई बार चाइनीज़ क्राइसिस आ गया, कभी कुछ आ जाता है। तो थिंक, थोड़ा सा बड़ा नज़रिया बनाओ, पीस ऑफ माइंड के साथ रहो। और एक चीज़ और बोलूँगा मैं आपको, मैंने ये देखा है कि देखो अधिकतर ट्रेडर जो है ना वो मैन होते हैं, ठीक है ना। वो ना कहीं किसी ना किसी झंझट में फंसे रहते हैं। हाँ। अब कहीं जाना है तो क्या है, वाइफ को बोलेंगे यार आज मैं स्ट्रेस्ड आउट हूँ,
तो ये लाइफ को तो एंजॉय करो ना आप यार, काहे को ऐसा काम ही क्यों करना है कि शाम को अगर आपको मूवी जाना है, घूमने जाना है, एंजॉय करना है, आपका जाने का मन ही नहीं है। ये इंट्राडे बीटीएसटी टू मी इज़ अ बिग पॉइजन, इससे दूर रहो। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं सर जो ऑफिस में बैठ के इंट्राडे कर रहे हैं, मतलब वो बॉस की गाली भी खा रहे हैं, उनको अगले आधे घंटे में मीटिंग के लिए भी जाना है और वो इंट्राडे भी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को क्या सलाह है? देखो जी, वो क्या करते हैं, ऐसे मैंने एक दो लोगों को सलाह दी। एक तो मेरे रिलेटिव ही है, उनको मैंने बोला कि आप ये पैसा दीदी को दे दो, अच्छा, है ना भाई, वो शॉपिंग कराएंगी। ठीक कहते बात। नहीं। अब क्या है कि पैसा ना कई लोगों को उड़ा के मजा आता है, और मैं कहता हूँ पैसे का अनादर नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी उसी के पास टिकती है जो लक्ष्मी का आदर करता है, पैसा उड़ाने के लिए नहीं है। तो ये मुझे दो चीज़ समझ में आई। पहले तो 5 से 7 लाख रुपया अगर किसी के पास है तो वो साल 1.5 साल या शॉर्ट टर्म का अगर आपने कहा दिमाग में रखे तो वो 25 से 30 हज़ार महीना कमा सकता है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों मिक्स करके। अब इसका तरीका क्या हो, फिर मैं चाहती हूँ आप वो भी समझाएं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का ज़्यादा हमें तरीका जो समझ में आता है वो तो बहुत लंबा हमें बताया गया है कि बच्चे की शादी के लिए रख दो, बच्चे की एजुकेशन के लिए रख दो, अपने रिटायरमेंट का कॉर्पस इकट्ठा करने के लिए रख दो, आपको घर लेना है या गाड़ी लेना है तो उसके लिए रख दो। हमें निवेश का ये तरीका समझाया गया है, आपका तरीका? देखो, मेरा ये मानना है कि आप पैसा तो देखो जिसके पास है निवेश के लिए वो निवेश कर लेगा, पैसा नहीं है तो ट्रेड करोगे। ट्रेड करने के लिए क्या है, पहला रूल है इंट्राडे बीटीएसटी नहीं करना है। आप बड़े टाइम फ्रेम देखो, वीकली मंथली, लोगों ने क्वार्टरली चार्ट्स ही नहीं देखे हैं। बड़ा ट्रेंड देखो, उसको टेक्निकल को सीखो। आप पैसा ऐसा थोड़ी ना आएगा। बड़े ट्रेंड्स को देखो, वीकली मंथली क्वार्टरली चार्ट्स को देखो आप, और उसको देख के आप काम करो। शुरू में आपको सीखने में टाइम लगेगा, साल 1.5 साल लग सकता है। एक बार आप सीख गए तो आपकी ना लिक्विडिटी बनेगी, आपके पास एक्स्ट्रा इनकम बनेगी। आपको देना क्या है, शुरू में आपके 2 घंटे लगेंगे रिसर्च के अंदर। धीरे धीरे जैसे आप थोड़े एक्सपर्ट हो जाओगे, आपको 1.25-1.5 घंटा निकालना है। बीच में आपको बार बार रेट नहीं देखना है आधे घंटे में। 3 बजे 2:30 बजे के बाद एक बार मार्केट देख लिया, अपने पोर्टफोलियो का रेट देख लिया। और दूसरा क्या है, मैं कहता हूँ, जैसे आपने पूछा अपना मकान लेना है, उसके लिए लोन लेना है। और मैं तो हर एक को ये भी बोलता हूँ कि लड़की की शादी के लिए पैसा मत जोड़ो यार। मैंने लोग ऐसे ऐसे लोग देखे हैं बैंक में कैशियर, जो सुबह तो ऑटो करके आ रही थी और वापसी पैदल जाती थी, ठीक है ना, एक दिन के अंदर अपने जीवन की सारी कमाई लड़की की शादी में उड़ा दी। और वो लोग आते हैं जो थैंकलेस होते हैं, जो कमियां भी निकाल देते हैं। तो अब धीरे धीरे ना चीज़ें चेंज हो रही हैं। बच्चों को अच्छे से पढ़ाओ, और ये शादी के लिए, भविष्य के लिए आप मत सोचो। सेव करो, फ्यूचर के लिए सेव करो, बट ये मत सोचो कि बच्चे के लिए सेव कर रहा हूँ। और एक लिक्विडिटी को क्रिएट करो जो आपका आज सुधारे, मेमोरी क्रिएट करो। अगर आपके हाथ में लिक्विडिटी है तो जो छोटी छोटी मेमोरीज आप एज अ फैमिली क्रिएट कर रहे हो एंजॉय करके, उसको क्रिएट करो आप। कोई ऐसा भी है जिसे आप सलाह देंगे कि तुम्हारे लिए तो शेयर मार्केट है ही नहीं, या तुम्हें तो इंट्राडे तो चलो नहीं, पर आप फिर भी कह रहे हैं कि 2 महीने और हफ्ते वाले? देखो, इम्पल्सिव लोगों के लिए स्टॉक मार्केट नहीं है। अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है, पेशेंस नहीं है, आप रूल बेस्ड काम नहीं कर सकते, तो आप क्या ट्रेड करोगे? इम्पल्सिव जो लोग इम्पल्स में आके काम कर जाते हैं, भाई किसी से कुछ सुना, जो बोलते हैं ना हर्ड मेंटेलिटी है, हाँ। तो ये सब नहीं। किसी व्हाट्सएप ग्रुप, अपनी रिसर्च पे काम करो ना। पर हमको तो ऐसे ही बताया जाता है कि जी ये टिप आज सुबह सुबह की मिली है, अब ये तो तुम देखना शाम तक तो चमत्कार हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, उसमें तो पैसा लगेगा। टिप पे किसने पैसा कमाया? देखिए, टिप जो बोल रहे हो ना, ये खबर है। और आपको एक बड़ी चीज़ बताता हूँ, खबर पे काम करने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए। कि आप गैस कर सकते हैं क्या 2 चीज़ें चाहिए? नहीं। एक तो गलत निकलने पर, खबर गलत निकलने पर बाजार को घाटा, लॉस देने के लिए पैसा चाहिए आपको। और अगर आपने घाटा बुक नहीं करा खबर पे काम करके, हाँ। तो कब्र में जाने के लिए कफन के पैसे होने चाहिए आपके पास। अच्छा, और तो कितने % चांस है कि ऐसा नहीं, होगा? खबर पे तो अगर आप काम करोगे आप घाटा ही करोगे, खबर पे काम थोड़ा ना होता है। और एक दो चीज़ और बताऊं, नेवर टेक ट्रैवलिंग एडवाइस, नेवर गिव ट्रैवलिंग एडवाइस। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। दिल्ली के एक बहुत बड़े ब्रोकर हैं, नाम भी लेता हूँ, वो तो खुश भी होते हैं, उनका मैं 1-2 बार उनसे सीखा है। महेश्वरी जी हैं, वो बड़े ब्रोकर हैं। एक कोई गेट टुगेदर थी, वहाँ पर थी पार्टी, मिले मेरे को वो। आप कहते हैं कि क्या ले लूँ, तो मेरे को कोई स्ट्राइक नहीं करा। आप एकदम से मुझसे पूछो क्या ले लूँ, ऐसे थोड़ा स्ट्राइक करता है। तो उस दिन ना ऐसे ही वो स्नाइडर इलेक्ट्रिकल बड़ा हुआ था, 125 रुपये का भाव था। उन्होंने ना अच्छा खासा 1-1.5 करोड़ रुपए का सामान खरीद लिया। अब वो स्नाइडर इलेक्ट्रिकल आप मानोगे 3 साल हिला ही नहीं। मुझे जितनी बार मिलते थे पूछते थे,
मैंने कहा जी ना मैंने लिया स्नाइडर खुद ने, ना मैंने किसी को रिकमेंड करा। ड्रिंक का ग्लास हाथ में था, आपने पूछा, मैंने स्नाइडर बोल दिया। तो जैसे हम लोगों को बोलते हैं ना कि आप ट्रैवलिंग एडवाइस मत, घूमते घूमते चीज मत लो, तो एज अ एडवाइजर हमारा भी रोल है किसी को ट्रैवलिंग एडवाइस मत दो। मैंने वहां से सबको देनी बंद कर दी। अब वो एक समझदार आदमी थे, कंपनी के फंडामेंटल अच्छे थे, वो 125 रुपए का शेयर पता नहीं कितने गुना हो गया, 1000 रुपए से भी ऊपर हो चुका है। तो ना बट 3-4 साल तो वो स्टॉक हिला नहीं ना। वो तो उनकी क्षमता थी, उनकी कैपेसिटी थी, उन्होंने होल्ड कर लिया। यही मैं पूछने जा रही थी कि उन्होंने रखा इतने दिनों तक भाई स्टॉक। मल्टीनेशनल कंपनी थी ना, उन्होंने रख लिया। ये कोई देसी वेसी कंपनी होती तो रखी भी नहीं जाती। हाँ ठीक बात। तो ना एक तो क्या है, खबर पे काम मत करो, कभी किसी से ट्रैवलिंग एडवाइस मत लो। हाँ। किसी को ट्रैवलिंग एडवाइस मत दो। मैंने खुद देखा है, जब मैं बोलता था गोल्ड ले लो, लोग चांदी पूछते थे। जब मैं बोलता था चांदी ले लो, तो लोग गोल्ड पूछते हैं। तो ना जो आदमी बोल रहा है वो सुन लो या अपनी रिसर्च कर लो। अब ये रिसर्च के ऊपर जो नया ट्रेंड चला है वो है एआई का, है ना। बहुत से ऐसे ऐप्स आ गए हैं और बहुत से लोग रेकमेंड कर रहे हैं कि आप तो क्या ही कैलकुलेट करोगे जो एआई कैलकुलेट कर लेता है। तो एआई पे भरोसा करके और उसकी रिसर्च पे भरोसा करके पैसे लगाने चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए। देखो एआई थोड़ा ना आपको बोलेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी हमने सेल स्पॉट करा था, सेल वहाँ से 25-30 रुपये ऊपर है। मेरे ऑफिस में किसी ने सेल से रिपोर्ट मांगी, एआई से रिपोर्ट मांगी, उसने सेल लेने से मना कर दिया। और दूसरा क्या है, देखो पैसा अगर कोई बना के दे दे आपको तो वो पैसा नहीं है। पैसा तो आपको क्राउड के अगेंस्ट जाके बनेगा। तो पैसे के लिए आपको करनी है रिसर्च। चार्ट्स आप देखो, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर है, investing.com है, एकदम सस्ते चार्ट्स मिलते हैं। फिर बाकी रिसर्च आपको करनी है, बीएससी की वेबसाइट पे सब कुछ मिलता है। बीएससी की एक सर्विस है, बीएससी अलर्ट्स करके एक वेबसाइट है, उसको आप सब्सक्राइब करो। 500 रुपये साल का लेता है वो आपसे, 500-600 ऐसे कुछ लेता है। उसमें जितने आप स्टॉक्स डाल दोगे, देखो 5 स्टॉक तक तो फ्री है सर्विस, 5 के ऊपर लेने हैं तो जैसे कोई अनाउंसमेंट आती है आपको मेल आ जाता है। तो आपको बैलेंस शीट देखनी है, अकाउंट्स पढ़ने हैं, वो आपको एआई थोड़ा ना पढ़ के बताएगा। वो तो रिसर्च तो खुद ही करनी है। अगर एआई अगर पैसा कमा के दे देगा आपको, हाँ। फिर तो कोई आदमी इंडस्ट्री ही नहीं चलाएगा। पर ऐसा आपको नहीं लगता कि बहुत से ऐसे लोग हैं मार्केट में जिन्हें चार्ट पढ़ने नहीं आता, जिन्हें फंडामेंटल की समझ नहीं है मार्केट के, तो ऐसे लोग क्या करें, कैसे सीखें या कहाँ जाएं? देखो सबसे बेस्ट तो क्या, आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कई मेरे को यंगस्टर्स मिलते हैं, उनको ना स्टॉक मार्केट करनी है, मैं बोलता हूँ सीएफए कर लो, नहीं करनी एमबीए कर लो। तो सोचते हैं कि ना मार्केट कोई इजी गेम है जहाँ पर आप ट्रेड करके पैसे बना लोगे। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। रिसर्च तो आपको करनी पड़ेगी। फंडामेंटल तो मैं कहता हूँ हर बंदे को फंडामेंटल पे कमांड होना चाहिए। आप तो यंगस्टर को मैं बोलता हूँ सीएफए करो ना। आप सीएफए जॉब के लिए मत करो, आपको वैल्यूशन का खेल समझ में आएगा। अगर आपको दिखेगा कंपनी के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यूशन है, हाँ। तो आप उसको करोगे ना आप। बट ये कोई भी कर सकता है और कितना टाइम लगेगा? पैशन है सीएफए जी, पैशन। मैंने करा नहीं है बट पैशन है, इसलिए होना चाहिए। अब इसमें भी देखो अलग अलग लोग। मुझे तो इंटरेस्ट आ गया सर। मैं तो समझना चाहती हूँ कि ये कैसे कर सकता है, कौन कर सकता है, कितना समय लगेगा, कुछ आइडिया? नहीं, मेरे 2-3 साल तो लगते ही हैं। इसके लेवल्स होते हैं सीएफए के, वैल्यूशन का खेल है। आप अकाउंट्स को पढ़ो, अकाउंट जैसे आप एमबीए में अकाउंट्स होते हैं एमबीए पढ़ने के लिए। हाँ। आप अकाउंट्स पढ़ो ना इस तरीके से, बैलेंस शीट की, आप बैलेंस शीट के एक्सपर्ट पढ़ो, बैलेंस शीट की फजिंग को पढ़ो, फॉरेंसिक ऑडिट सीख लो आप। जब आपको पैसा लगाना है तो आप सब कुछ देखोगे कि नहीं देखोगे आप? ठीक बात। तो आप अच्छे से चीज़ को पढ़ो ना भाई। अगर कैश आ रहा है तो कैश जा कर आ रहा है, कैश फ्लो को देखो। पढ़ना तो पड़ेगा, पैसा ऐसे तो आएगा नहीं कि आप सोचो कि सब कुछ वैसे कर लो। और ये जो इन्फ्लुएंसर को देख देख के हम खबरें इकट्ठी करते रहते हैं और उसके आधार पर हम निवेश करते हैं, फिर वो कहाँ तक ठीक है? देखो पता है क्या है, कंटेंट क्रिएशन इज समथिंग डिफरेंट। अगर कंटेंट क्रिएटर को इतना ही मालूम होता तो वो कंटेंट क्यों क्रिएट कर रहा होता? ठीक बात। तो रिसर्च तो आपको ना अपनी करनी पड़ेगी, क्योंकि ना आपको अगर इन्फ्लुएंसर ने स्टॉक या एसेट क्लास ठीक भी बता दिया, हाँ। तो आप तो पैसा तभी बनाओगे व्हेन यू बाय राइट एसेट क्लास, राइट स्टॉक एट अ राइट टाइम एट अ राइट प्राइस। आपने मुझे कहा सर कि एलआईसी में आपने 52,000 समथिंग जो निवेश किया था और अब आप उसकी ओर देख भी नहीं रहे हैं पलट के। समझना मैं ये चाहती हूँ कि एलआईसी की स्कीम अभी भी चल रही है, और सिर्फ एलआईसी में नाम लेके नहीं पूछना चाह रही हूँ। मेरा ये सवाल है कि बैंक में आप जब पहुँचिए तो वहाँ पर आपको एडवाइस दी जाती है कि आप ये स्कीम ले लो। यूलिप की आपको बहुत सी स्कीम दी जाती है। आपको ये कहा जाता है कि बच्चे के लिए ये आप ले लो और आपको अगले 10 साल में 12%, 13% रिटर्न के साथ पैसे आपको वापस मिल जाएंगे।
और उतना तो वो श्योर शॉट आपको बताते ही हैं। तो ये जितनी भी स्कीम मार्केट में चल रही है, जिसमें मैं श्योर हूँ मेरे व्यूवर ने पैसा जरूर लगाया होगा, उसमें लगाना है? बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सब ट्रैप करते हैं, कितने लोग इंश्योरेंस में फंसे हैं। मैं कहता हूँ देखो लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जब मेरा पीक टाइम था, जब मैंने LIC में पैसा डाला है ना, मैंने अपने आप को तंग करके करा कि फ्यूचर में मिलेगा। अब मैं फ्यूचर में अलग लेवल पे पहुंच गया हूँ, ठीक है ना। वो जो पैसा मिलेगा उसमें मेरी डिज़ायर भी पूरी नहीं होती है आज की डेट में। मैं जब पैसा डाला उस समय मैं टाटा सफारी लेना चाहता था। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं सेकेंड हैंड लेता। हाँ। मैं देख रहा था, जिनको मैंने बोला उन्होंने मुझे डराया, इसकी सर्विस में 10,000 रुपये लगते हैं, हाँ। है ना। आज मैं जो भी गाड़ी लेना चाहूँ मैं ले सकता हूँ, बट मैं लेता नहीं, मेरा क्रेज़ी ख़त्म हो रखा है। तो ना अपने आप को तंग करके पॉलिसी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, अपना कैश फ्लो इम्प्रूव करना चाहिए। आपको अगर निवेश करना है, जैसे मैंने PPF में पैसा डाला, वो एक नेसेसिटी है, उसको मैं रिटर्न के लिए नहीं करता हूँ। PPF को रिप्लेस करो ना आप निफ्टी के सिप से। LIC में अगर आपको करना है तो एक भैया एक निफ्टी का सिप कर दिया, वो बस एक हो गया फ्यूचर के लिए। बाकी आप अपने आज को देखो ना, आज की डेट में तो बीमारियां भी इतनी जल्दी जल्दी लग जाती है। अपने आज को सुधारो, आप अपनी आज की मेमोरीज क्रिएट करो। सैलरी आ रही है, कुछ एक्स्ट्रा इनकम निकालिए आपने। आप बताओ ना, मिडिल क्लास की चाहत क्या होती है? उसको कोई बिजनेस क्लास में थोड़ा ट्रैवल करना है, वो तो सेकंड AC थर्ड AC में जाके भी खुश है। आप देखो ना, दिल्ली की रोड पर परिवार वाले सर्दी के अंदर 2 व्हीलर के ऊपर भी खुशी खुशी जा रहे होते हैं। तो अपनी मेमोरीज को क्रिएट करो आप। मैं ये कहता हूँ, ये फालतू के चक्कर में आप सोचो कि इसमें लगा दिया उसमें लगा दिया, 20 साल बाद ये मिलेगा। यार 20 साल बाद किसने क्या देखा है? आपने अभी कहा कि PPF के पैसे को आप निफ्टी आप PPF देखो, अब मैं जॉब तो कर नहीं रहा हूँ, जो मेरा EPF है जहाँ पे मेरा एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। PPF तो मेरा पर्सनल होता है। हाँ। वो मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे फादर ने शुरू कराया था, ठीक है ना। तो उस समय तो जितनी लिमिट होती थी उतने भी पैसे नहीं होते थे। वो तो मैं उनकी रिस्पेक्ट में, मतलब कि मेरा हर अप्रैल को एक चेक चले जाता है, ठीक है ना। वो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। उसको मैं इन्वेस्टमेंट भी नहीं मान रहा हूँ, वो एक समथिंग इमोशनल वो हो जाता है। बाकी क्या है कि आप निफ्टी में सिप करो ना, आप देखो ना कंपाउंडिंग कितनी आती है। PPF में भी अगर आप कह रहे हैं कि PPF में देखो ना 8% ही तो टैक्स फ्री है ना। हमें लगता है शायद PPF सेफ है। हमें लगता है कि PPF हमें FD से तो ज्यादा दे रहा है, और निफ्टी का जो रिस्क है वो भी यहाँ पर नहीं है। रिस्क देखो, मेरा ये मानना है कि आप ये मान लो, मन को समझाने के लिए ना, रिस्क तो क्या है, आप किसी को कुछ मालूम ही नहीं है कब कब कौन चले जाएगा, तो रिस्क की तो चिंता करनी नहीं चाहिए। मेरा ये मानना है निफ्टी में अगर आप लंबे पीरियड का नज़रिया बना के सिप कर रहे हो, लेट से 15 साल 20 साल का, तो वर्स्ट केस क्या हो सकता है? स्टेट बैंक का FD का इंटरेस्ट उस पर टैक्स लगा के मिल जाएगा। तो फिर वही सोच लो कि भैया यही था किस्मत में, रोने से क्या होगा। FD में फिर पैसा लगाना चाहिए क्या? FD में डालना है पैसा? देखो लिक्विडिटी तो आप रखोगे ना। अगर आपके पास पैसा उतना है, अगर सरप्लस पैसा है तो FD में रख दो, नहीं है तो पहला पैसा तो मेरा ऐसा मानना चाहिए कि एक रेगुलर पैसा निवेश के लिए निफ्टी के सिप में जाना चाहिए। आप इमरजेंसी फंड रखते हैं? इमरजेंसी तो मैं पर रखता ही हूँ, हमेशा रखना ही चाहिए, रखना भी चाहिए पैसा। सभी को रखना चाहिए? सभी को रखना चाहिए, ना सिर्फ अपने लिए, अपने आसपास वालों के लिए भी रखना चाहिए, कभी कोई मांग ले। हाँ। और इमरजेंसी फंड क्या होता है? इमरजेंसी फंड तो मेडिकल इमरजेंसी होती है, या आपके कोई नियर एंड डियर वाला है जिसको मकान बनाना है अपना, तो आप उसको हेल्प करोगे। उसके सिवाय तो कोई इमरजेंसी फंड होता ही नहीं। सैलरीड क्लास को नौकरी चली जाए तो उसके लिए भी शायद रखना है। देखो हाँ, वो तो होता है, बट होता क्या है, सैलरीड क्लास आज की डेट में ना इतने अच्छे उसके जॉब वाले दोस्त होते हैं कि एक जॉब जाते ही उसको खाली नहीं बैठने देते हैं, दूसरी जॉब मिल जाती है। तो ये इमरजेंसी फंड मैं FD में डालूं या नहीं डालूं? उसको भी नहीं, इमरजेंसी फंड FD में डालने में क्या दिक्कत है? आप उसको जब मर्जी ब्रेक कर सकते हो, जरूरत है तो। मैंने एक एक्सपर्ट को ये कहते सुना कि आप FD में जो पैसा डालते हो वो आप उसमें मत डालो। मतलब उनका कहना था FD में आप बिल्कुल पैसे मत रखो, डेट फंड में रखो। तो क्या आपको भी लगता है कि FD में पैसा नहीं होना चाहिए, डेट फंड में देखो होना मैंने चाहिए? नहीं आज तक डेट फंड में रखा। वो क्या है, फिर वही चीज़ आ जाती है कि कैलकुलेट करो कि यार यहाँ पे आधा % 1% ज़्यादा आ रहा है। अब वो डेट में उसने कभी कोई गंदा पेपर ले लिया जिसको मैं रिस्क फ्री मान रहा हूँ, उसमें रिस्क आ गया तो मैं क्या करूँगा? हाँ। है ना। तो मैं तो मार्केट में खुल के रिस्क ले रहा हूँ ना, तो मेरा मार्केट का पैसा अलग हो गया। FD मतलब FD होनी चाहिए कि अगर वहाँ पर पड़ा हुआ है तो वो सेफ है। तो फिर आप सुकन्या समृद्धि के भी फेवर में नहीं होंगे? नहीं, मैंने उसको देखा नहीं है, बट लेकिन वो ठीक होगा उसमें। तो वो तो सरकार का है।
सरकार की चीज़ तो सेफ है। हाँ। बट डेट फंड में आप एक चीज़ समझो, अगर आज मैंने डेट फंड में पैसा लगा दिया, ठीक है ना, अब आप कोई चीज़ करते हो, पोर्टफोलियो लिया, गंदे शेयर लिए, है ना, आदमी की डेथ हो गई, कल को उसके बेटे की शादी होती है, ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं, वो बोलेंगे दादा यार कैसे शेयर लेके कचरा छोड़ गया, है ना, यार कैसा डेट फंड लिया था। हाँ। यार एफडी तो फिर एफडी है ना। अगर आपको सेफ चाहिए तो 100% सेफ चाहिए। डेट में भी तो कचरा ले रहा होगा ना वो, कि नहीं ले रहा होगा। ठीक बात है। तो मुझे कचरा नहीं चाहिए। पोर्टफोलियो में क्या कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट भी आप देखते हैं ऐसा जो कचरा होता है? मेरे को तो भाई बहुत डर लगता है माइक्रो कैप से, स्मॉल कैप से बहुत डर लगता है। मेरे को लगता है एडवेंचर करना ही क्यों है, क्यों एडवेंचर करना है, काहे को स्ट्रेस लेना है। ज्यादा पैसे मिलेंगे? नहीं, ज़्यादा मिलते नहीं है ना। आप एक चीज़ मानो, गलती तो होगी आपसे, आज नहीं होगी, 2 साल बाद होगी, 5 साल बाद होगी, और एक गलती आपकी 50 स्टॉक की कमाई लेके जाएगी। तो स्मॉल कैप से भी दूर रहना है। नहीं, आप मत रहो, मुझे डर लगता है तो मैं तो भुगत के कह रहा हूँ ना। मैंने तो कचरे में पैसा खोया है, तो कचरे से दूर रहूंगा मैं। कौन से कचरे में खोया है? नहीं, काफ़ी कचरों में, जैसे आप मानेंगे मैंने जेपी एसोसिएट्स में काफ़ी बड़ा पैसा डाला था, 15-16 रुपए पर। मेरे लेने के बाद राकेश झुनझुनवाला जी का नाम आया शेयर होल्डिंग के अंदर, उसके बाद एनसीएलटी में चली गई। अब समझ ही नहीं आया क्या होगा। मेरी साल की 60% पता नहीं कितने परसेंट कमाई जेपी एसोसिएट लेके गया था। कई लोगों के साथ मुझे लगता है। और भी ऐसे कचरे स्टॉक्स में ना पैसा खोया है। तो मैंने एक चीज़ सीखी है कि स्टे विद दी क्वालिटी, या जरूरत क्या पड़ी है। और हम टेक्निकल की बात कर रहे हैं, मेरी स्ट्रेंथ टेक्निकल है, तो टेक्निकल तो काम भी उसमें करता है ना, जो फ्रंट लाइन है, जो लार्ज कैप है। तो अब तो मुझे आई लव ट्रेडिंग इंडेक्स, हर इंडेक्स का ईटीएफ है, उस पर काम करो आप। आपने कहा मेमोरीज बनानी चाहिए। मैं बहुत ऐसे अपने आप को बचा के और काट के पैसा इन्वेस्ट करने के फेवर में नहीं हूँ। तो ये मेमोरीज बनाने पे मेरा सवाल है, बहुत से एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि आपको रेंट पे रहना चाहिए, घर नहीं लेना चाहिए। आपका स्टेक क्या है? नहीं, मेरा तो कहना है एक घर तो आपका होना चाहिए। ये तो फालतू की बात है कि क्यों रेंट पे रहना चाहिए। आपने अपने रहने के लिए घर लिया है, उसको तो कभी आप वो नहीं देते हो, बट कल को कुछ अनफोर्सीन चीज़ होती है तो घर ही तो आपकी स्ट्रेंथ है। और किराए में बड़ी दिक्कत है। बच्चा छोटा है आपका, क्रिकेट खेल रहा है, मकान मालिक बोलेगा यहाँ नहीं खेलना, वहाँ नहीं खेलना। आप खुल के फर्नीचर नहीं ले पाओगे, खुल के कर्टन नहीं ले पाओगे, खुल के उसको डेकोरेट नहीं कर पाओगे। हर छोटी छोटी चीज़ के लिए तंग हो गए, अच्छे से शावर नहीं लगा पाओगे, अच्छे से पार्टीशन नहीं कर पाओगे, मॉड्यूलर किचन अपनी पसंद का नहीं ले पाओगे। किराएदार मकान मालिक तो किराए के हिसाब से देगा ना। मेमोरी तो तभी क्रिएट होगी जब मकान आपका अपना है। तो वो आपका इसके ऊपर क्या स्टेक है? मैं चाहती हूँ व्यूवर भी हमें बताएं कि किराए के घर पे रहना या अपना घर लेना, दोनों में से आप किसे बेहतर समझते हैं, वो मुझे कमेंट करके आप बताओ। और ये फिर क्या घर लेने की कोई एज भी होती है? 25 साल में ले लें अगर बन रहा है तो? पहले लेना चाहिए। अब इसमें पता क्या है, देखो देयर आर नो रूल्स। जैसे मेरी एक फैमिली फ्रेंड ही है, मेरी मतलब कि बड़ी क्लोज है, मेरी सिस्टर की फ्रेंड है। अब उनके दोनों बेटे IIM पास आउट हैं। अब वो घर नहीं ले रहे हैं क्योंकि दे आर एट अ एज, उनको लगता है कि यार अब घर लेके हम EMI का चक्कर क्यों करें, हम किराए पर दे आर अच्छे से रह रहे हैं, है ना। हस्बैंड ने अपना VRS ले लिया है। तो ना कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, बट मेरा ऐसा मानना है घर आपको जितना जल्दी हो सके घर लेना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, वी आर मैरिड टू लैंड बिफोर वी गेट मैरिड, मतलब वी आर ऑल आर मैरिड टू लैंड, वी वांट हाउस। तो घर होना जरूरी है। और ये जो अर्ली रिटायरमेंट वाला एक नया फेज मार्केट में चला हुआ है, ज्यादातर यंगस्टर ये कह रहे हैं कि हमें तो 45 में रिटायरमेंट ले लेनी है। ये तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। मैं बताऊं आपको, एग्जांपल देता हूं, मैं आपको नाम लेके बोलता हूं। हाँ। मेरी वाइफ का फर्स्ट कजन है, वो विप्रो में ही वॉज एट अ वेरी सीनियर लेवल, है ना। 125 CA उसको वहाँ रिपोर्ट करते थे। 125 CA, सोचो किस लेवल पर होगा वो आदमी। ठीक है, इंडिया आया, मैं राकेश जी मैं सोच रहा हूँ रिटायरमेंट ले लूँ। तो मैंने ना एक दिन उनको एक चीज़ बोली, देख यार अभी हम तेरे संजू घर आए हुए हैं, इतनी अच्छी तेरी हॉस्पिटैलिटी है, इतना बढ़िया तूने खाना मंगवाया हुआ है। लोग क्या करते हैं, हम किसी के घर जाते हो ना, पास के ढाबे से गंदी सी रोटी मंगवा देते हैं। मैंने कहा तेरी एकदम 5 स्टार वाली तंदूरी रोटी, जितना बढ़िया खाना है। मैंने कहा उसके बाद क्या है, तू ये ब्याज पर कैलकुलेट करता रहेगा ना, इतने अच्छे से हमें एंटरटेन करेगा। उसको भी मैंने ये चीज़ बोली कि देख यार, ब्याज वाला आदमी, किराए वाला आदमी ना हर चीज़ सोच समझ के करता है। लाइफ मूव्स ऑन कैश फ्लो, तो जॉब मत छोड़ियो। अब कितनी बार मिलता है, हंसता है, कहता है आपने ठीक बोला। फिर मेरा एक और रिश्तेदार है वाइफ की तरफ से, वो तो अभी यंग है, बड़े सीनियर लेवल पर है, सब कुछ इतना बड़ा खड़ा कर दिया।
उसको भी मैंने ये चीज़ बोली, मैंने कहा अरे ये बर्नआउट की फीलिंग होती है, क्यों होती है? क्योंकि जॉब करना ना आसान नहीं है, सुनना आसान नहीं है, सुनना पड़ता है ना आपको। तो जो जितने सीनियर लेवल पे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, स्ट्रेस भी होता है। तो उसको भी चीज़ समझ, क्यों छोड़ना है अपना कैश फ्लो, क्यों छोड़ना है, लाइफ को एंजॉय करो ना। उसको भी मैंने ये चीज़ बोली है, तेरे घर आते हैं तो इतनी अच्छी पार्टी करता है, एंटरटेन करता है, तू करेगा क्या? मैंने कहा गंदे से ढाबे से खाना मंगवा रहा होगा जिसको मैं खाऊंगा भी नहीं। तो ना लाइफ मूव्स ऑन कैश फ्लो। तो अगर आपको अर्ली रिटायरमेंट लेना है और कैश फ्लो को ख़त्म करना है तो आप रिटायरमेंट ले लो। कैश फ्लो कैसे बढ़ाएं? देखो कैश फ्लो तो ओवरनाइट बनता नहीं। जो आदमी अच्छी जॉब में उसका तो कैश फ्लो बढ़िया ही है, वो तो अच्छे से इन्वेस्ट करे ना, अच्छी अपॉर्चुनिटी देखे, पढ़े। और जो जितनी अच्छी जॉब में है उसका उतना अच्छा सर्कल है, उतनी अच्छी चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है, वो इन्वेस्ट करेगा, पैसा बनाएगा। और आप देखो ना आज के यंगस्टर्स तो अच्छी अच्छी हॉलीडेज कर रहे हैं फैमिली के साथ, पेरेंट्स को भी लेके जाते हैं। तो अच्छी सैलरी वाला आदमी अगर जॉब को ख़त्म कर देगा, जॉब को किल कर देगा, तो कैश फ्लो तो उसने अपना ख़त्म कर ही दिया ना। एक स्टेटमेंट के ऊपर मैं अगला सवाल आपसे सर लूंगी। रिच डैड पुअर डैड के जो लेखक हैं रॉबर्ट कियोसाकी, उन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया है और वो ये कह रहे हैं कि गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन को अपने पोर्टफोलियो में आप ज़रूर शामिल करें, अलग अलग जगह इन्हें दी जानी चाहिए। लेकिन मुझसे अगर आप पूछेंगे कि एक एसेट केवल अगर मुझे चुनना हो तो मैं कहूँगा बिटकॉइन। इतना बड़ा आदमी जब ये बात बोलता देखो है, बड़ा आदमी बोल रहा है, लेकिन उस बड़े आदमी ने ना रिच डैड पुअर डैड में क्या बोला था। हाँ। देखो आप उस किताब को पढ़ोगे ना तो एक चीज पाओगे कि आप जो आदमी सोचता ही नहीं है वो पैसा कैसे कमाएगा। जिस आदमी, जैसे हम पढ़ते हैं ना विजन एम गोल, जिस आदमी की सोच ही नहीं है वो पैसा कैसे कमाएगा। आप अगर ज्योतिष में बिलीव करते हो, पामिस्ट्री में बिलीव करते हो, आप किसी भिखारी का, किसी का हाथ देखो तो किसी के हाथ में आपको बहुत पैसा दिखेगा, बट उसके पास पैसा है ही नहीं है। क्योंकि ना आप उसकी सोच कितनी है, अंदर हंगर भी तो होनी चाहिए ना आपके अंदर। तो मैं तो कहता हूँ रिच डैड पुअर डैड से कुछ सीखना है ना तो अपने अंदर भूख पैदा करो पैसा कमाने की, अपने अंदर भूख पैदा करो कि फैमिली को कंफर्ट देने की। तो उस भूख से ही तो आपका जीवन बदलेगा। तो अब वो क्या, उनको बिटकॉइन समझ में आता है। अब मुझे तो ना, हमारे वो देखो इंडिया के बाहर बैठे हैं, हमारे यहाँ तो भैया बिटकॉइन है नहीं है। बिटकॉइन लेते हैं, कौन सरकार के झंझटों में पड़ेगा, किस प्लेटफॉर्म से लेना है मुझे तो ये भी नहीं मालूम है। हाँ। तो मैं आई विल स्टे अवे फ्रॉम बिटकॉइन। ऐसा इसलिए तो नहीं क्योंकि आप ओल्ड स्कूल ऑफ इन्वेस्टमेंट के हैं, इसलिए बिटकॉइन से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं? नहीं, ओल्ड स्कूल न्यू स्कूल नहीं है। देखो जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि भूख होनी चाहिए, भूख है, मैं ले लूँ, चलो बिटकॉइन ले लूँ। कैसे लूंगा बिटकॉइन? हमारे यहाँ कोई लीगल प्लेटफॉर्म है? नहीं। कोई लीगल तरीका है? अब ये सब चीज़ें थोड़ी ना है कि यार मैं अब किसी को दुबई में पैसा भेजूं, उल्टे सीधे काम करूं, किसी को गलत तरीके से पैसा भेजूं, उसके अंदर क्या होगा? उस आदमी की किस्मत के साथ मेरी किस्मत जुड़ जाएगी। उस आदमी ने गलत काम और भी लोगों के साथ करे होंगे, कोई आदमी फंसेगा, वो फंसेगा, मेरा भी नाम सामने आएगा। तो मेरे को क्यों करना है जी ये चीज़? हो सकता है बाद में वो पैसे भी ना दे आपको, अगर नहीं तो मेरे को ये करना ही नहीं है ना, ये चीज़ मेरे को दूर रहना है। चीज़ हमारे यहाँ लीगल नहीं है ना, इंडिया में लीगल होगा तो करेंगे ना। मैं तो यहाँ इंडिया में रह रहा हूँ। हाँ। तो मैं तो वही चीज़ करूंगा जिस चीज़ को मैं इंडिया में रहते हुए कर पाऊँ। बिटकॉइन के समर्थन में कितने लोग हैं मुझे वो भी आप कमेंट करके बताओ। कभी ख्याल आया या आपने अगर पैसे डाले हैं बिटकॉइन में, इथेरियम में, किधर भी डाले हैं आपने, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ये फितूर ज्यादा पैसा कमाने का क्या जो यंगस्टर हैं उनमें आप ज्यादा देखते हैं या 40, 45, 50 वालों में भी दिखाई देता है? सबके अंदर फितूर है। और मैं तो बताऊं, मैं तो सीनियर सिटीजन्स में, रिटायर्ड लोगों में फितूर ज़्यादा देख रहा हूं। और उन रिटायर्ड लोगों से शिकायत मेरे को एक ही चीज़ की है, जब उनका प्राइम टाइम था, जिस मेमोरीज़ की मैं बात करता हूँ, वो रोडवेज की बसों में ट्रैवल करते थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते थे, अपने आप को कष्ट में डाल के उन्होंने पैसे को जोड़ा है। और आज उनके बच्चे बाहर हैं, करने को कुछ है नहीं है, तो पैसे को अनलिस्टेड के अंदर, अभी आपका सुन के क्या पता नहीं बिटकॉइन के अंदर भी निवेश शुरू कर दें। अननेसेसरी रिस्क ले रहे हैं जो उनको लेना नहीं चाहिए। हाँ, नहीं, मैं कतई बिटकॉइन की ना सलाह दे रही हूँ न किसी भी तरह की सलाह दे रही हूँ। एक तो मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूँ नहीं, तो मैं तो दे भी नहीं सकती हूँ सलाह आपको। आप हमेशा अपने रिसर्च पे करो, हमारी ये कोशिश रहती है सर, क्योंकि मैं तो नहीं दे नहीं सकती निवेश की सलाह, तो हम एक्सपर्ट्स को लेकर के आए व्यूअर के सामने, जिनके पास ये अथॉरिटी भी है, जो टिप्स दे भी सकते हैं। मेरी तो कतई मत मानना, कभी गलती से निकल जाए मुंह से तो भी मेरी सलाह मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ी सी चर्चा सर अगर हम इंश्योरेंस के ऊपर कर लें,
ज़्यादातर सैलरीड क्लास को मैंने देखा है, उनके पास तो दूसरा कोई इंश्योरेंस नहीं होता है, एक जो कंपनी का मिला हुआ है वो छोड़ के। क्या आप ये सलाह देंगे कि आपकी कंपनी ने अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी दिया हुआ है, टर्म इंश्योरेंस भी दिया हुआ है, उसके बाद भी आपको पर्सनल इंश्योरेंस की ज़रूरत है क्या? देखो, मैं ना दो चीज़ें बताऊं। मैंने लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया। मैं ये कहता हूं कि जैसे वो कहते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा आके पूछे कि भैया बता तेरी रजा क्या है। हाँ। यार, आप अपना टिकट साइज इतना बड़ा कर लो कि आप जब जाओ तो परिवार आपके जाने का दुख बनाए, ये दुख ना बनाए कि हम कैसे काम चलाएंगे। ये गलत ट्रेंड आप सेट कर रहे हैं। मैं बताऊं, ये चीज मैंने सीखी थी 2007 के अंदर, व्हेन माय फादर हैड अ कार्डियक अरेस्ट, है ना। तब मैंने ये चीज़ सीखी थी और तब हमने इस पे काम शुरू करा था। अपने डैड के साथ मैंने काम शुरू करा था कि आदमी जाए तो आदमी के जाने का दुख होना चाहिए, ये ना होना चाहिए कि क्या कहते हैं हम क्या करेंगे, बच्चे की फ़ीस कैसे जाएगी। तो अगर आप इस साइज़ पे पहुंच गए हो तो आपके लिए लाइफ इंश्योरेंस तो आपके लिए है ही नहीं है। और दूसरा, अभी तो मैं ये देख रहा हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मुझे तो ये भी स्कैम लग रहा है। मैंने ये एडवाइस बिल्कुल नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, ये मैं रीज़न बता रहा हूँ। देखो, मेरी पॉलिसी बहुत पुरानी पॉलिसी है, मेडिक्लेम पॉलिसी बहुत पुरानी पॉलिसी है। सबसे पहले मैंने पॉलिसी ली थी रिलायंस की, जो एडीएजी ग्रुप की पॉलिसी थी। मेरा कभी क्लेम रुका नहीं। मेरा बेटा एक बार एडमिट हुआ था, क्लेम मिला था। मेरे फर्स्ट कज़न की बेटी की बायोप्सी हुई, उन्होंने नाटक करा। मैंने अपनी पॉलिसी को शिफ्ट कराया अपोलो म्यूनिक के अंदर। कंटिन्यूसली मेरी वो पॉलिसी चली। अपोलो म्यूनिक को टेक ओवर करा एचडीएफसी ने। मेरी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं क्या देख रहा हूँ कि ना, जब आप हॉस्पिटल में जाते हो तो भैया आप स्वीट के लिए अवेलेबल नहीं हो। आज जैसे मैंने आपको बोला कि आदमी चले जाए तो आदमी के जाने का दुख होना चाहिए। एटलीस्ट ना, इन मेडिक क्लेम पॉलिसीज़ को ये समझना चाहिए कि जब आदमी आपके पास आ रहा है तो उसको आप हैरेस मत करो, है ना। जब बीमारी आई है तो आदमी बीमारी से लड़े, ना कि इंश्योरेंस कंपनी से। आज की डेट में ऐसी, मतलब कि बोलना नहीं चाहिए लैंग्वेज, ऐसी टुच्ची कंपनीज हैं जो आदमी को तंग करती हैं, है ना। अभी एक रिसेंटली मैं किसी से मिलने गया हुआ था अपोलो हॉस्पिटल, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे वो लेडी, मेरे जानकार, मेरी भाभी की सर्जरी चल रही थी, रिसेप्शन पे खड़े हुए थे, डॉक्टर से बात हो रही थी। एक लेडी ना रो रही थी, तो मैंने पूछा क्या हुआ। कहती फ़ोटो मांग रहे हैं, मेडिक्लेम के लिए फ़ोटो मांग रहा था। अब वो भी लोग देख के बात करते हैं। मैंने टीपीए को बोला दिक्कत क्या है। मैंने कहा यार, मेडिक्लेम कार्ड है, आधार का नंबर ले और काम कर। फोटो नहीं है तो तंग करेगा क्या। तो मैंने कहा, कहता जी फोटो यहाँ खींच सकते हैं। तो मैंने कहा बता ना इनको फोटो के लिए क्यों हैरेस कर रहा है। तो ये चीज़ तो ना आपको भी देखनी है। मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, मेरा ये मानना है कि 48 मंथ, मतलब कि 4 साल बाद आपने इसे पॉलिसी ली है। आज आपने पॉलिसी ली, आपको कोई बीमारी होती है, आपने नहीं डिस्क्लोज करा। अगर आपकी पॉलिसी को चलते चलते 4 साल हो चुके हैं तो ऑल प्री एग्जिस्टिंग डिसीज एज पर लॉ ऑफ लैंड, एज पर माई एजेंट, एज पर माई इंश्योरेंस एडवाइजर कवर्ड है। तो आदमी जब हॉस्पिटल जाता है तो उससे इस तरीके से क्यों पूछते हैं कि आपको बीपी है, क्या शुगर है। अगर यार 5 साल पुरानी पॉलिसी हो गई है, आप लिख के दो ना कि 5 साल बाद आपको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। प्रीमियम अपनी मर्जी से आनंद शानन में बढ़ा देते हैं भाई। कि मेरा ये कहना है कि एक आम आदमी के लिए एक आम बीमारी में कितना खर्चा होता है, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख। अगर किसी के पास इतना है तो काहे को इंश्योरेंस कंपनी के पीछे भाग रहा है। इसके ऊपर की बीमारी आ गई तो क्या आपका मकान, क्या आपकी सेविंग, क्या पोर्टफोलियो, कुछ काम नहीं आएगा, सब खत्म है। एक बॉलीवुड वाले को स्टैप किया जाता है तो 35 लाख रुपए प्रीमियम कंपनी रातों रात पे कर देती है और छोटे आदमी को तंग करती है। क्यों तंग करती है? करना नहीं चाहिए ना। पर सर, इंश्योरेंस कंपनी अगर तंग नहीं करेगी और अब कैश लेके हॉस्पिटल में जाएंगे तो हॉस्पिटल भी तो तंग करेगा। नहीं, पहली चीज तो क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी क्यों तंग कर रही है। आज आप बात कर रहे हो तो मैं तो कंपनी को टैग करके बोलता हूँ। एचडीएफसी की मेरी पॉलिसी है, ठीक है ना। मैं हॉस्पिटल में गया, मैंने देखा बाद में स्वीट है, कहता जी हमारा टाई अप नहीं है। चलो यार, मैं तो डॉक्टर के लिए उस हॉस्पिटल में गया था ना। मैं जैसे मैंने बोला, हमें बीमारी से लड़ना है, हमें पेशेंट ठीक करना है, हमें इन चक्करों में नहीं पड़ना है, ठीक है। अब उसके बाद फिजियोथेरेपी है। मैंने खुद ने कॉल पे फ़ोन करा, मेरे को लिखित में क्यों नहीं बताते हैं कि आपको 2 महीने के लिए फिजियोथेरेपी मिलेगी, 3 महीने के लिए मिलेगी, आप क्लेम डाल दो। यार आप ट्रांसपेरेंसी तो लाओ ना।
मैंने 3 साल का प्रीमियम भरा था 1.5 लाख से ऊपर का। आप ट्रांसपेरेंसी तो लाओ ना, आप बताते ही नहीं हो कि क्या चीज़ कवर्ड है क्या चीज़ कवर्ड नहीं है। जब मैं खुद जो इंश्योर्ड बंदा है जो फ़ोन करके पूछ रहा है आप उसको ही क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो क्लैरिफाई आप? तो धांधली हो रही है, आप ये नहीं, कह मैं रहे हैं? धांधली नहीं कह रहा हूँ और आप कह रहे हो, मैं तो कहता हूँ आप मुझसे बात कर रहे हो। जैसे आज की डेट में हॉस्पिटल्स में रूल बना दिया है कि 2 लाख से ऊपर कैश नहीं लेगा। मैं तो कहता हूँ इस रूल को भी चेंज करना चाहिए यार। हॉस्पिटल में कोई मनी लॉन्ड्रिंग थोड़ा ना हो रही है, वहाँ छोटे छोटे लोग हैं, हर एक के पास कैश नहीं है, कोई ज्वेलरी बेच के आ रहा है। हॉस्पिटल में तो अलाउ करना चाहिए, ऑल्दो हम उस कैटेगरी में नहीं आते हैं, हम तो चेक से ही पेमेंट करेंगे, बट हॉस्पिटल में तो चीज़ को ठीक करना चाहिए ना, कि नहीं करना चाहिए। अब मैं इसको सम अप करने के लिए अगर फिर से आपसे समझना चाहूँ तो मुझे हेल्थ इंश्योरेंस लेना है अलग से या नहीं लेना है? देखो जी, लेना तो मजबूरी है। ऐसा लगता है ना कि फोमो हो गया, जैसे जिसने चांदी नहीं ली उसको लगता है कि उसने कुछ मिस कर दिया। हाँ। मैं भी बोल रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि ना लूँ, बट मैं भी रिन्यू तो करूंगा ही ना। बट क्या है कि दिल कहीं ना कहीं दुखता है एटीट्यूड देख के। हाँ, ठीक बात। और यही रूल फिर लाइफ इंश्योरेंस के लिए भी है, वो लेना है? देखो, लाइफ इंश्योरेंस में जो आदमी इस टिकट साइज पर है, जिसके पास सेविंग है, उसको काय को प्रीमियम भरना है? उसको क्यों प्रीमियम भरना है, मेरे को बताओ ना। एक्सपर्ट्स कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस का तो प्रीमियम बहुत कम होता है। नहीं नहीं, अच्छा खासा प्रीमियम है, उसमें भी 55-60 हज़ार रुपए प्रीमियम ले जाते हैं। हाँ। और अगर आप ये क्यों सोचते हो कि आपको कुछ होगा, तो आप सोचो ना, 15-20 लाख रुपए तो आपने 20 साल में वैसे ही दे दिए। हाँ, राइट। है ना, 15 उस पैसे को आप एंजॉय भी तो करते हैं ना, उस पैसे की भी तो मेमोरीज क्रिएट होती है ना। अब मैं इस पे कुछ नहीं बोलूंगी, मैंने ये पूरा आपके ऊपर छोड़ दिया कि आप टर्म नहीं, आप इंश्योरेंस। ये क्यों सोचते हो कि यार मैं जब मरूंगा तो पैसा मेरे बच्चे को मिलेगा? ये कोई चीज़ थोड़ी ना है यार। आज आपको उस प्रीमियम की जरूरत है, उस प्रीमियम से आपकी लाइफ सुधरती है, क्यों सोचते हो मरूंगा मैं? गरीब लोग हैं, सिंगल अर्निंग पर्सन अगर नहीं, है। वहां पे जरूरी है, लेकिन हर जगह जरूरी नहीं है ना। हाँ, जबरदस्ती की इनसिक्योरिटी तो क्रिएट मत करो ना। तो अगर अवॉइड कर सकते हैं, टिकट तो- साइज आपका बड़ा है, तो आप टर्म इंश्योरेंस बहुत लोग नहीं लेते हैं, बहुत लोग नहीं लेते हैं। और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों हेल्थ अवॉइड इंश्योरेंस तो देखो लोग लेते हैं, मैं तो, मेरा दिल दुखता है एटीट्यूड देख के। हाँ। हॉस्पिटल का मेरा दिल दुखता है इसको देख के, क्या कहते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज का एटीट्यूड देख के। जैसे आपको इमरजेंसी में पहुंचा, आप कैसे फोटो मांग सकते हो उससे यार आप? ठीक बात। तो आप भी मुझे कमेंट्स करके बताओ कि आपने टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस क्या ले रखा है। अगर नहीं ले रखा है तो मुझे वो भी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताओ। अब हम अगर पुराने इंस्ट्रूमेंट वर्सेस न्यू इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो पुराने समय में, क्योंकि मैं अभी तक जितना पढ़ पाई हूँ आपको, आई माइट बी रॉन्ग, तो मुझे वो समझ में आया कि ना तो पॉलिसी, ना तो एफडी, ना तो ये पीएफ, इस तरह के किसी भी जगह पैसा लगाने के आप पक्ष में नहीं है, जितना मैं समझ पाई हूँ अभी तक। तो फिर मुझे किधर जाना है? देखो जी, मार्केट में बहुत पैसा है। पहली चीज़ मैं जो आपको बोला, देखो होता क्या है, अगर आप मार्केट से अपनी रिक्वायरमेंट को छोड़ के पैसे निकाल पा रहे हो, जिसका टिकट साइज है 25 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए, तो उसको कोई टर्म इंश्योरेंस की जरूरत थोड़ा है, उसको कोई हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत थोड़ा है। वो तो अपना स्मूथली लाइफ को रन कर रहा है। और मैंने जो चीज़ सीखी है ना, देखो, किराए पर, ब्याज पर अगर आप पढ़ रहे हो तो ना अपनी सोच को आप छोटा करते हो, अपनी सोच को आप छोटा करते हो। और मेरे पास ना कोई रेंटल इनकम नहीं है, तो ना मैंने ये देखा है कि रेंटल और ब्याज से ना सोच थोड़ी छोटी होती है। वो अलग बात है, आपने लिक्विडिटी क्रिएट कर रखी है, आप उसकी ओडी कर, एफडी करके उसके अगेंस्ट ओडी ले लो। जब आपको अपॉर्चुनिटी लगी तो आपने मार्केट में निवेश कर दिया, वो ब्याज पे कर दिया 1-1.5% का, दैट्स ऑल। आने वाले 2 से 3 सालों के लिए अगर मैं समझना चाहूँ तो आपको कौन सा सेक्टर सबसे अच्छा करता दिखाई दे रहा है? देखो, पता है क्या, अभी आप कुछ टाइम पहले मैंने मेटल्स को आइडेंटिफाई करा था, तब मेटल का ईटीएफ वाज अ पेनी स्टॉक। आप गूगल करोगे, आपको एक आवाज़ सुनेगी मेरी कि मेटल का ईटीएफ ले लो। तो ना अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ती है। आज की, जैसे अभी आप 6 महीने पहले बोलते हैं तो मैं बोलता सिल्वर ले लो। हाँ। आज की डेट में ना ऐसा कुछ भी फेवरेट नहीं है कि इसको देख लो उसको देख लो। अभी तो वेट एंड वॉच है। अभी तो आप देखो ना, बजट के बाद इतनी वॉलेटिलिटी हुई है। हाँ। चीज, मेरे को ऐसी कोई चीज नहीं दिख रही है कि जहां पर आंखें बंद करके ओवरवेट चले जाओ। बट कोई सेक्टर भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है जो आपको लग रहा है दूसरे से बेहतर? मुझे लग रहा है कि दिस इज अ टाइम टू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग आईटी सेक्टर। आईटी में फियर इज एट द टॉप। और जैसे मैं सेक्टर में भी बात कर रहा हूँ, इंडस्ट्री में भी बात कर रहा हूँ, कह रहे हैं एक्सट्रीम पेसिमिज्म हो रखा है।
हालांकि गोल्ड और सिल्वर पे हम पहले पॉडकास्ट में चर्चा कर चुके हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी उस पॉडकास्ट का, डिटेल में अगर आप समझना चाहते हैं कि कैसे गोल्ड एंड सिल्वर काम करता है तो वो आप उसमें समझ सकते हैं। पर फ्यूचर के लिए अगर गोल्ड एंड सिल्वर ETF में मुझे पैसा लगाना है तो वहां मैं कर सकती हूँ निवेश? बिल्कुल, गोल्ड तो देखो जी नो ब्रेनर है। गोल्ड तो लोग आपको मिलेंगे म्यूचुअल फंड वाले गोल्ड को क्रिटिसाइज करते हुए। जो चीज़ 1964 से लेकर 2026 तक हर 5 साल में डबल हुई है। अब कोई बीच में कुछ टाइम ऐसा आया होगा जहाँ थोड़ी सी नेगेटिव रिटर्न आई होगी, बट क्या वो इतनी नेगेटिव थी कि आपका BP बढ़ा दे, आपको हार्ट अटैक दे दे? द आंसर इज नो। गोल्ड तो नो ब्रेनर था, रहा है। और गोल्ड ने, अब तो गोल्ड को सेंट्रल बैंक भी खरीदते हैं, तो गोल्ड तो नो ब्रेनर है। गोल्ड में तो सिर्फ करना ही चाहिए। क्योंकि सेंट्रल बैंक ने बाकी बॉन्ड्स में अपना निवेश कम करके, अमेरिका के जो बॉन्ड्स है उनमें निवेश करके गोल्ड में बढ़ा दिया है, तो क्या सेंट्रल बैंक की ही तरह हम भी बिहेव करना आप शुरू कर दें? बिल्कुल, गोल्ड में तो सिर्फ करना ही चाहिए। गोल्ड, अब गोल्ड और निफ्टी दोनों अच्छे हैं। अब फर्क क्या है कि गोल्ड जो है ना वो आपको टेंशन और स्ट्रेस नहीं देगा। हाँ। और निफ्टी आपको स्ट्रेस देगा, क्योंकि जब निफ्टी गिरेगा तो सारा टाइम मीडिया, सोशल मीडिया भर जाएगा। हाँ। और गोल्ड में ना, गोल्ड उस तरीके से कभी वोलेटाइल नहीं होगा जिस तरीके से स्टॉक मार्केट वोलेटाइल होती है। तो दोनों, मेरे को लगता है दोनों आर मस्ट फॉर योर पोर्टफोलियो, और दोनों में से एक लेना हो तो फर्स्ट चॉइस मेरी गोल्ड होगा। क्या बात है, सिल्वर नहीं होगा लेकिन यहाँ पे? सिल्वर तो मेरे लिए ट्रेडिंग है जी। सिल्वर में देखो, सिल्वर निवेश नहीं है, ट्रेडिंग है। सिल्वर ट्रेडिंग है जी। सिल्वर, मैं कॉपर का ETF दो, मैं कॉपर में पैसा डालने को तैयार हूँ। कॉपर की डिमांड इज अ रियल, टू मी सिल्वर इज अ बबल। क्यों? सिल्वर में कहाँ डिमांड है? सब स्पेकुलेशन चल रहा है। स्पेकुलेटिव एक्टिविटी है। हाँ। डिप आएगी तो लेंगे। बिलो $65 वन शुड बाय। 70 पे दुबई वाले खड़े हुए हैं, बिलो 65 बाइंग शुरू करनी चाहिए। हाँ। 60 के नीचे मिल जाए तो एग्रेसिव होना चाहिए, डिप पे बाई करना चाहिए। सिल्वर इज नॉट गोल्ड। आप सोचो, अगर सिल्वर को आप $200 कर दोगे तो फिर सिल्वर खरीदेगा कौन? तो वो इन्वेस्टर जो सिल्वर में इन्वेस्ट करके बैठा है, मैं ट्रेडिंग की तो यहाँ बात ही नहीं करी, मैं सीधा कह रही हूँ कि अगर किसी ने सिल्वर ETF में, आप ETF के हमेशा फेवर में रहते हैं, उधर पैसा डाला हुआ है या ज्यादा पैसा सिल्वर में डाला तो हुआ होल्ड है, करें ना, होल्ड करें। अच्छा, तो लॉन्ग रन में, लॉन्ग रन ठीक है। ओके। अब दिक्कत क्या है, अगर आपने $110 $115 पे लिया है तो आपको समय लगेगा कंफर्ट में आते हुए, ऐसा मेरा मानना है। हाँ। और आपने नीचे का ले रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर का ले रखा है तो कभी डिप आए तो करेक्शन पे लो ना। और दिवाली जब नजदीक आए तो चांदी के सिक्के और सोने की गिन्नियां खरीदना शुरू रखें? देखो जी, अब तो चांदी के ना सिक्के खरीदने का मतलब ही नहीं है। देखो, पहले हम चांदी का सिक्का खरीदते थे तो कुछ साइज आता था। हाँ। है ना? अब वो साइज भी नहीं आता ना चांदी का, तो चांदी भी बहुत महंगी हो गई है। हाँ। तो खरीदना तो चाहिए, जब आए तो जैसे हम धनतेरस पे लेते हैं तो खरीदना चाहिए। हाँ। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट वो इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना होगी, वो तो एक फील गुड है जो हम हमेशा करते आए हैं। उसको आप निवेश नहीं मानते? उसको निवेश थोड़ा ना मानते हैं। और सोने के, मैं क्योंकि अपने फादर की भी अगर आपको बात बताऊं तो वो सोने का टुकड़ा ही हमेशा लिया करते थे। हालांकि उस समय ETF नहीं होता था, ये भी क्लियर करना यहाँ पे ज़रूरी है, लेकिन वो हमेशा जैसे 50 ग्राम 60 ग्राम का एक टुकड़ा लेके आते थे, या वो गिन्नियों में ही उन्होंने निवेश किया है। तो अब वो बिल्कुल आप कह रहे हैं कि पुराना तरीका हो गया। नहीं, वो बढ़िया है जी। गोल्ड की गिन्नी और टुकड़ा लेने में क्या दिक्कत है? गोल्ड तो हमेशा बिकता ही है ना, वो तो प्योरिटी वाली चीज होती है। हाँ। तो गोल्ड में दिक्कत थोड़ी ना है, गोल्ड तो समझ भी जाता है आराम से ना। हाँ। अब चांदी के छोटे छोटे पीस थोड़ा ना आप संभालोगे। हाँ। तो भाई पहले चांदी सस्ती थी, आपने छोटी ब्रिक खरीद ली, कुछ खरीद लिया, आता था। अब चांदी भी बहुत महंगी हो गई है। तो गोल्ड के सिक्के तो खरीदने ही चाहिए जी, वो तो बचपन से हम देखते आए हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और हर 5 साल में कुछ चीज़ डबल हुई है तो वो सोना डबल हुआ है। हाँ। अब अगर मैं बिल्कुल जहाँ से हमने शुरू किया था पॉडकास्ट, मैं अगर वापस से वहाँ पे चली जाऊँ, और आपने ये कहा कि 5-7 लाख रुपए में मैं 25 से 30 हज़ार महीना शेयर मार्केट से कमा सकती हूँ, तो ये 5 से 7 लाख रुपया क्या मेरी सेविंग में से निकाल के मैं लगाऊं या सरप्लस होना चाहिए पैसा? देखो, सरप्लस ही होगा ना पैसा। आप सेविंग जो, मतलब जैसे अब मैं मान रहा हूँ कि जो आदमी पैसा डाल रहा है उसकी रेगुलर इनकम चल रही है, घर चल रहा है, उसको घर चलाने के लिए इस पैसे की ज़रूरत नहीं है, तभी पैसा बना पाओगे। अगर आप सोचो कि यार इस पैसे से मैं घर चलाऊंगा तो दिक्कत है। कई लोग आते हैं कि मार्केट में ट्रेड करके घर चलाएंगे, मैं हर एक को मना करता हूँ, इवन मैं अपने सब्सक्राइबर को भी बोलता हूँ, यार ये चीज़ ऐसे इतना आसान नहीं है। हम क्या बात कर रहे हैं कि आप पैसा लगा के पैसा कमा रहे हो, एक्स्ट्रा इनकम, अपनी एक्स्ट्रा लिक्विडिटी, अपने हाथ को आप
थोड़ा सा बढ़िया कर रहे हो, अपनी मेमोरी क्रिएट कर रहे हो। अगर आप सोचो कि यार मैं जॉब छोड़ के बैठ जाऊं और पैसा लगा के ऐसा कर लूंगा, तो वो बड़ा स्ट्रेसफुल काम है, उस चीज़ के फेवर में नहीं हूँ मैं। मतलब मेरी सैलरी अगर आ रही है लगातार, हाँ। मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ या मेरा व्यापार कुछ है जहां से मेरे घर का खर्च चल रहा है, अब मेरे पास 5 से 7 लाख अगर पड़े हुए हैं हाँ, अलग तो आप से, लगाओ ना पैसे को, तो वो लगाना है, तो लगाना वो मेरी सेविंग्स का नहीं होना चाहिए, या उसके चले जाने का दुख नहीं होना चाहिए। नहीं जाएगा क्यों? आप एक चीज़ बताओ ना, आप क्यों जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? क्यों जाएगा? आप कोई कचरा थोड़ा ना ले रहे हो, आप ट्रेड कर रहे हो। और ये तो है नहीं कि एक सम से काम शुरू करोगे। भाई आप पढ़े लिखे आदमी हो, रिसर्च करके काम कर रहे हो, ठीक है ना। आपने 5 स्टॉक्स लिए हैं, ये तो नहीं है पांचों एक साथ ले लोगे आप, किसी में आएगा किसी में जाएगा। मेरा तो एक्सपीरियंस ये कहता है, अगर आप ठीक से काम करोगे तो लर्निंग स्टेज में पैसा जा सकता है। तो 50-60 हज़ार रुपये साल का चला भी गया, उसमें क्या गया? वो लर्निंग कॉस्ट थी आपकी, वो आगे आप रिकवर करोगे मार्केट से, वो लर्निंग कॉस्ट थी। ये थोड़ा ना कि पैसा 7 लाख रुपए उड़ जाएगा। और एक चीज़ और बताऊँ, हिंदुस्तान में किसी के पास शेयर बाजार में निवेश करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए पैसे की कमी नहीं है। कमी है तो रिस्क कैपिटल की। आप रिस्क को डिफाइन करो। अब ये 5 से 7 लाख रुपया मुझे एक साथ लगा देना है? नहीं, स्कैटर्ड करोगे ना, अलग अलग स्टॉक्स को चूज करोगे ना। हाँ। और आप, ऐसा तो है नहीं है कि एकदम से आपको 4 स्टॉक मिल जाएंगे। और आप जब मार्केट के अंदर काम शुरू कर रहे हो और एकदम से आपको 4 स्टॉक मिल भी गए हैं, तो आप वेट एंड वॉच करोगे ना। पहले मैं 1 में कर लूँ या 2 में कर लूँ, 2 से ऊपर में थोड़ा ना चले जाओगे आप एकदम से काम करने के लिए। धीरे धीरे तो साइज को बढ़ाओगे अपने। हाँ। और मुझे कितना नुकसान हो रहा है जब मुझे समझना है कि इस स्टॉक से बाहर आना है और गलती हो गई है। देखो वो तो बड़ा क्लियर है, वो तो आप टेक्निकल सेटअप्स, वीकली मंथली चार्ट पे काम करोगे तो आप सेटअप्स में आपका एग्जिट क्लियरली डिफाइंड है। और जो बड़े चार्ट्स है ना, इनका सक्सेस रेट जो है ना, आप मानो 70-80% होता है। तो और अगर आप अच्छे ETFs की तरफ फोकस कर रहे हो तो सक्सेस रेट को और बढ़ा लोगे आप अपने। ऐसे बहुत से दावे हम सुनते हैं सर, आई एम श्योर आपने भी ज़रूर सुना होगा, जो ये बताते हैं आपको कि कितने बजे मार्केट में एंटर करना है, कितने बजे एग्जिट करना है। मैं स्टॉप लॉस की बात नहीं कर रही हूँ। इतने बजे तक ट्रेंड समझ में आना शुरू हो जाता है। कुछ लोग ये कहते मिलते हैं कि दुनिया जो कर रही है वो मत करो क्योंकि ज़्यादा लोग लॉस में हैं, उसका ऑपोजिट करो क्योंकि वहाँ पर फ़ायदा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये रूल्स बताए जाते हैं बाकायदा। ये नियम, ये कायदे, ये रूल काम करते हैं? नहीं, मैं तो देखो इन टाइमिंग को मानता नहीं हूँ। आदमी को वो करना चाहिए जो जिससे वो कंफर्टेबल हो। जैसे मैं मार्केट में एक्शन, एंट्री, सलाह देनी शुरू करता हूँ सेकंड हाफ में एंट्री के लिए। मॉर्निंग में तो हम प्रॉफिट बुक करते हैं, हम नई एंट्री नहीं लेते हैं मॉर्निंग के अंदर। अच्छा। हम तो सेकंड हाफ में टूवर्ड्स क्लोजिंग। मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? क्लोजिंग, किस भाव पे क्लोज हो रहा है। तो 1-1:30 बजे के बाद हम देखना शुरू करते हैं ट्रेडिंग के नज़रिए से क्या लेना है, क्या चीज काम कर रही है ना। कहाँ गोल्ड की क्लोजिंग अगर देख लो, क्लोज कहाँ हो रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो टू मी क्लोजिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। तो मैं क्लोजिंग को ज़्यादा महत्व देता हूँ, तो मैं क्लोजिंग की तरफ का रुख करता हूँ। अब मुझे लगता है चलते चलते मैं 2-3 और फटाफट से आपसे सवाल लूँ। पहला तो ये कि आप क्योंकि 1 से 1.5 साल के निवेश का आपका होराइजन रहता है, तो उस 1 से 1.5 साल में आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होती हैं? पैसा डबल हो जाता है, पैसा ट्रिपल हो जाता है, कितना देखो रहेगा? पहली बात तो क्या है ना, मैं मल्टी बैगर वाला बंदा ही नहीं हूँ। मेरे को तो जो मेरे से होता क्या है ना, याद क्या रहता है, जो चीज़ अच्छी निकलती है। जैसे आप पंडित पे जाते हो ना, पंडित 10 चीज़ें बोलता है, लेकिन याद आपको क्या रहता है, जो 2 चीज़ें उसकी ठीक निकलती हैं, जो अच्छी बोली होती है। हाँ। तो जैसे मैंने ITC, गेल इनकी बात करी, NHPC नहीं बताया, ये तो ना एक एक्सेप्शंस थे। नॉर्मली ऐसा थोड़ी ना होता है कि हर स्टॉक डबल हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि अगर 15-18% की रिटर्न बड़े टिकट साइज पे मिल रही है तो चीज़ बढ़िया है ना, क्या दिक्कत है? छोटे टिकट साइज में क्या 15-18% मिलता है? छोटे टिकट साइज में ना पैसा ज़्यादा बन जाता है आपका। बड़े टिकट साइज में ना थोड़ा सा आप डाइवर्सिफिकेशन देखते हो। पैसा मतलब कि देखो, जैसे अभी आप जैसे नए बंदा आया, हाँ। अभी जैसे 7 लाख रुपए लेके आया, हाँ। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं तो पूरा ही लगा देता था अपना। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब वो शुरू में उसने एक ट्रेड लिया, 1.5-2 लाख रुपए का एक्सपोजर लिया, दूसरा एक ट्रेड लिया, 2 लाख रुपए का एक एक्सपोजर लिया। धीरे धीरे ना उसको कॉन्फिडेंस आएगा, वो 4-5 लाख रुपए भी सिंगल ट्रेड में लगा देगा। बट जैसे जैसे उसकी कैपिटल 50 लाख हो जाएगी, 1 करोड़ हो जाएगी, तो वो सिंगल कैपिटल में लगाते हुए डरेगा। ये इसलिए बोलता हूँ कि छोटी कैपिटल में ना बड़ा पैसा बनाना, हाई कन्विक्शन ट्रेड पर आप 5-7 लाख रुपए लगा सकते हो। बड़ी कैपिटल हाई कन्विक्शन पे लगाते हुए आदमी डरता है। तब तक क्या ना, उसके अंदर डर, पैसा जब जैसे बोलते हैं ना, पैसा फ्री में नहीं आता है, स्ट्रेस लेके आता है।
तो जब आप छोटी कैपिटल को बड़ा करोगे ना, तो साथ साथ डर भी लेके आओगे अपने साथ। मुझे तो जितने सवाल समझ में आए बीच बीच में मैं सर से पूछती चली गई। मुझे लग रहा है मैंने पूरी खिचड़ी बना दी है आज के पॉडकास्ट को। कोई सवाल ऐसा है जो आपको लगता है कि रह गया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। नेक्स्ट टाइम जब भी मेरी मुलाकात होगी सर के साथ वो सवाल जरूर मैं पूछूंगी। अब मैं चाहती हूँ सर कि जाते जाते आप अपने साइड से कोई सलाह व्यूअर को दें, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मुझे लग रहा है आज का पॉडकास्ट तो मैंने पूरा खिचड़ी बनाया, जब जो दिमाग में आता गया मैं पूछती गई। आपके साइड से देखो, कोई मैं सलाह? एक ही चीज बोलूंगा, शेयर बाजार वो जरिया है जहां पर आप अपनी क्लास बदल सकते हो। लोअर मिडिल क्लास वाला मिडिल क्लास में, मिडिल क्लास वाला अपर मिडिल क्लास में, अपर मिडिल क्लास वाला एचएनआई में, एचएनआई वाला सुपर एचएनआई में जा सकता है। बट कोई भी चीज़ ओवरनाइट नहीं होती है। चीज़ ना ग्रेजुअली धीरे धीरे करके होगी। मार्केट में एक्सपोजर लो। मार्केट में टेक्निकल फंडामेंटल डेरिवेटिव, कोई भी चीज़ फुल प्रूफ नहीं है, 100% कुछ भी नहीं है। मैं कुछ लोग टॉप डाउन अप्रोच करते हैं, कोई लोग बॉटम डाउन अप्रोच करते हैं। मैं चीज़ चलता हूँ टेक्निकली। मैं टेक्निकली सेटअप्स को देखता हूँ। इंडेक्स को देखो, आप बड़े लार्ज कैप्स को देखो कि जहाँ पर 25% 30% बढ़ने की आपको संभावना लगती हो। और अगर आप स्टॉक में जा रहे हो तो एक बार फंडामेंटल भी चेक करो कि भैया अगर फंडामेंटल ठीक है तभी मैं काम करूँगा। क्योंकि कोई भी चीज़ कितनी भी बढ़िया हो, अगर फंडामेंटल अच्छे नहीं है तो टेक्निकल फेल हो जाएंगे। और मैं माइक्रो कैप और छोटे स्टॉक से दूर रहता हूँ। तो और मार्केट वो जरिया है, आप टेक्निकल के साथ रिवर्स थोड़ा फंडामेंटल देख के काम करो। और काम करो आप 2-2.5 साल बाद आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सलाह भी मिल चुकी है। अब एक चीज़ यहाँ पर मैं जाते जाते फिर आपको कहूँ, जो हमेशा मैं डिस्क्लेमर ज़रूर देती हूँ कि आपको अपना दिमाग भी लगाना है। सबका स्टाइल अलग होता है, सबका फंड चुनने का तरीका अलग होता है और सबके पास बजट भी अलग होता है। तो आपको अपने लिहाज से खुद ढूंढना है कि आपके लिए सही क्या काम कर रहा है। थैंक यू सो मच सर। आज एक बार फिर से मुझे लगता है बहुत से मिथ्स भी और बहुत सी नई बातें भी फाइनेंस से जुड़ी हुई मैंने आपसे सीखी हैं, जो नॉर्मली एक्सपर्ट तो नहीं देते हैं। ये बहुत अलग तरह के आपके विचार हैं। आई एम श्योर व्यूअर्स को ज़रूर पसंद आएगा। पर आपने इतना टाइम दिया सर हमें, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच शालिनी जी।